हेलो दोस्तों, मैं सुमित पवार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्पीड समर्थक पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए स्पेशल क्लासेस चल रही है, जिसमें हमने कल अपनी पहली क्लास में पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी पर खींची गई सभी काल्पनिक रेखाओं और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पृथ्वी की गतियों के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी दो प्रकार से गति करती है, एक अक्षीय गति, दूसरा कक्षीय गति। अक्षीय गति क्या होती है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना अक्षीय गति कहलाता है। कक्षीय गति क्या होती है? पृथ्वी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पृथ्वी लगातार सूर्य के चारों ओर पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमा करती है। इस दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर गति करना कक्षीय गति कहलाता है। दोस्तों, कक्षीय गति को वार्षिक गति और परिक्रमण गति भी कहा जाता है। शुरुआत करते हैं अक्षीय गति से। अक्षीय गति को और कौन कौन सी गतियां कहा जाता है दोस्तों? अक्षीय गति को घूर्णन गति भी कहा जाता है, दैनिक गति भी कहा जाता है और परिभ्रमण गति भी कहा जाता है। घूर्णन गति, जैसा कि ये अपने अक्ष पर लगातार घूर्णन करती है, इसलिए इसे घूर्णन गति कहा जाता है। दैनिक गति क्यों कहा जाता है? इस अक्षीय गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। दिन और रात के होने के कारण इसे दैनिक गति भी कहा जाता है। परिभ्रमण गति, अक्षीय गति का नाम परिभ्रमण गति भी है। दोस्तों, आपको दिन और रात का होना बता दूं। मान लीजिए ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। पृथ्वी पर एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट दूसरी ओर, पृथ्वी के दूसरी ओर दूसरा पॉइंट हमने बी मान लिया। तो ए पर दिन होगा 12 घंटे का, क्योंकि ये सूर्य के सामने है ये पॉइंट। जब ये पृथ्वी अपने अक्ष पर 12 घंटे बाद घूम जाएगी तो ये बी पॉइंट ए पॉइंट की जगह आ जाएगा और ए पॉइंट बी पॉइंट की जगह आ जाएगा। इस कंडीशन में अब क्या होगा? बी पॉइंट जो था हमने उसे मान लिया, जब बी पॉइंट ए पॉइंट की जगह चला गया तो इसे मान लिया हमने बी डेज। तो बी डेज पर 12 घंटे का दिन हो जाएगा उस समय और ए डेज पर रात का समय होगा। दोस्तों, इस प्रकार से अक्षीय गति को हम घूर्णन गति भी कह सकते हैं और घूर्णन गति को ही दैनिक गति भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं कक्षीय गति की। तो कक्षीय गति को हम वार्षिक गति कहते हैं और परिक्रमण गति भी कहते हैं। वार्षिक गति क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर एक वर्ष में पूरा करती है और एग्जैक्टली बता दिया जाए तो 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट में पृथ्वी एक चक्कर सूर्य के चारों ओर पूरा करती है। और वहीं अक्षीय गति में पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है? तो ये करती है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। दोस्तों, ये और ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं रेलवे में, तो आप इसे याद रखिए। कल हमने पृथ्वी पर खींची गई अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं के विषय में चर्चा कर ली थी। आज इसका क्विक रिवीजन कर देते हैं। पृथ्वी पर खींची गई आड़ी रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती है और पृथ्वी पर खींची गई खड़ी रेखा देशांतर रेखाएं कहलाती है। अक्षांश रेखा पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है और देशांतर रेखा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर खींची जाती है। दोस्तों, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसी झुकाव के कारण पृथ्वी पर सर्वत्र दिन और रात बराबर नहीं होता है। दोस्तों, मान लीजिए ये यहाँ पर हमारा सूर्य है, यहाँ मान लीजिए यहाँ हमारा सूर्य है। इससे आने वाली किरणें हमारी पृथ्वी पर एक प्रकाश वृत्त बनाती है, जो कि ये प्रकाश वृत्त कहलाता है। जितने भाग पर सूर्य का प्रकाश पहुंच रहा है वह प्रकाश वृत्त। दोस्तों, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी नहीं होती तो सर्वत्र भूमध्य रेखा से नॉर्थ पोल तक और भूमध्य रेखा से साउथ पोल तक सर्वत्र दिन और रात का समय बराबर होता। लेकिन पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकाव के कारण सभी जगह दिन और रात बराबर नहीं होता। दोस्तों, भूमध्य रेखा पर तो 12 घंटे का दिन और रात होता है, जैसा कि मैंने कल भी बताया था आपको। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात हो वह विषुव कहलाता है और ऐसी घटना केवल भूमध्य रेखा पर होती है, इसलिए भूमध्य रेखा को हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। लेकिन दोस्तों, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इस झुकाव के कारण ही पृथ्वी पर नॉर्थ पोल
की ओर भूमध्य रेखा से नॉर्थ पोल की ओर जाने पर और भूमध्य रेखा से साउथ पोल की ओर जाने पर दिन के मान में लगातार परिवर्तन होता जाता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर 6-6 महीने के दिन और 6-6 महीने की रातें होती है दोस्तों। तथा पृथ्वी के इसी 23.5 डिग्री झुकाव के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन भी होता है, या यूं कहे कि इस झुकाव से ही ऋतु परिवर्तन में पृथ्वी को सहायता मिलती है दोस्तों। एक बार आपको फिर से बता दूं अक्षांश रेखाओं के बारे में। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है। 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहलाती है। और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा आर्कटिक वृत्त कहलाता है। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहलाता है नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव कहलाता है। दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा चुका है रेलवे में कि 90 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है, तो उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। वैसे ही हम जब दक्षिण की ओर जाते हैं तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा कहलाती है। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अंटार्कटिक वृत्त कहलाता है। और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश साउथ पोल कहलाता है यानी कि दक्षिणी ध्रुव कहलाता है दोस्तों पृथ्वी और अन्य ग्रह कक्षीय गति कैसे कहते हैं, ये सवाल हमारे दिमाग में आता है। तो दोस्तों बता दूं मैं आपको, गुरुत्वाकर्षण बल होता है जिसके कारण पिंड अपनी कक्षा में लगातार चक्कर लगाता है और अपनी कक्षा को नहीं त्यागता है। इसीलिए पृथ्वी कक्षीय दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। इसके पीछे कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। दोस्तों ये क्वेश्चन भी रेलवे में पूछा जा चुका है, आप इसे याद रखें। कक्षीय गति के बारे में आगे बढ़ते हैं। कक्षीय गति तीन पॉइंट हमें इससे देखने मिलते हैं। उपसौर की स्थिति, अपसौर की स्थिति और दिन रात की अवधि का होना। उपसौर की स्थिति क्या है दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया आपको, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमा कर रही है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने दीर्घवृत्ताकार मार्ग है। इस मार्ग पर एक स्थिति ऐसी आती है जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है और एक स्थिति ऐसी आती है जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूरी पर होती है। दोस्तों जब सबसे दूरी पर होती है, और यह दूरी कितनी होती है, 15.21 करोड़ किलोमीटर। इस दूरी सबसे ज्यादा जो दूरी हुई इसे हम क्या कहते हैं, अपसौर की स्थिति कहते हैं। और वहीं जो सबसे कम दूरी जब पृथ्वी की होती है, इसका मान होता है 14.70 करोड़ किलोमीटर, तो इस स्थिति को हम उपसौर कहते हैं। दोस्तों यह अपसौर और उपसौर की स्थिति कब कब आती है, तो आपको मैं बता दूं, अपसौर की स्थिति आती है 4 जुलाई को और उपसौर की स्थिति आती है 3 जनवरी को। इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 3 जनवरी को ठंड होती है हमारी पृथ्वी पर। पृथ्वी चाहती है कि सूर्य के पास आ जाए ताकि हमारे जो पृथ्वी पर ठंड का मौसम, पृथ्वी पर तो नहीं है दोस्तों, ये हमारे भारत की स्थिति है। 3 जनवरी पर उत्तरी गोलार्ध में ठंड का मौसम होता है। और वहीं 4 जुलाई पृथ्वी 4 जुलाई पर पृथ्वी की स्थिति कहलाती है अपसौर की स्थिति। दोस्तों पृथ्वी के इसी कक्षीय गति के कारण दिन रात का छोटा व बड़ा होना होता है और ऋतुओं में परिवर्तन होता है। दिन और रात की अवधि का निर्धारण कैसे होता है दोस्तों, तो मैंने बताया आपको कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसी झुकाव के कारण दिन और रात की अवधि तय होती है। जहां सूर्य की किरणें लंबवत होती है वहां दिन और रात लगभग बराबर होते हैं, 12-12 घंटे के। और जहां तिरछी गिरती है वहां दिन और रात की अवधि में विषमताएं आती है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऋतु परिवर्तन। बाकी 3 पॉइंट हमने देख लिए। पहला है उपसौर की स्थिति, कक्षीय गति के कारण उपसौर की स्थिति, अपसौर की स्थिति, दिन रात की अवधि का होना, और चौथा पॉइंट आता है ऋतु परिवर्तन। दोस्तों ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के 23.5 डिग्री झुके होने तथा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। मंगल का अक्षीय झुकाव पृथ्वी के जैसा है, इसीलिए मंगल पर भी ऋतु परिवर्तन होता है दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमा करती है। सूर्य के चारों ओर
ये हमारा दीर्घवृत्ताकार मार्ग, और पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमा करती है। सूर्य की किरणें 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती है। लंबवत कैसे पड़ती है? ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ये सूर्य है, तो सूर्य की किरणें बिल्कुल लंबवत पड़ती है भूमध्य रेखा पर। और जैसे ही 23 सितंबर से हम आगे जाते जाएंगे, पृथ्वी की किरणें सूर्य की किरणें मकर रेखा की ओर प्रस्थान करने लगेगी। लंबवत 22 दिसंबर को मकर रेखा पर ये लंबवत होगी सूर्य किरणें। और आगे जाएंगे हम तो हम देखेंगे कि फिर से सूर्य अपने भूमध्य रेखा की ओर प्रस्थान करने लगा है, और भूमध्य रेखा पर 21 मार्च को दोबारा लंबवत होगी। इसके बाद में 21 मार्च से 21 जून तक के हमारा जो सूर्य है वो उत्तरी गोलार्ध की ओर मूव करेगा, और उत्तरी गोलार्ध की ओर मूव करेगा। 21 जून को यह उत्तरी गोलार्ध पर कर्क रेखा पर लंबवत होगा। इसके बाद पुनः सूर्य भूमध्य रेखा की ओर आएगा और भूमध्य रेखा पर लंबवत होगा दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत है, और 23 सितंबर से 22 दिसंबर तक 23 सितंबर से 22 दिसंबर तक सूर्य दक्षिण की ओर जा रहा है। फिर दक्षिण की ओर 22 दिसंबर पर मकर रेखा पर लंबवत हुआ। फिर सूर्य फिर से उत्तर की ओर जाने लगा और भूमध्य रेखा तक पहुंच गया। कब? 21 मार्च को। 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत हुआ। 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तर की ओर जा रहा है। यहाँ सूर्य का उत्तरायण कहा जा सकता है इसे, सूर्य का उत्तरायण, और यही दक्षिणायन, सूर्य का दक्षिणायन। सूर्य का दक्षिण दिशा में जाना, सूर्य का दक्षिण दिशा में लंबवत होना दक्षिणायन कहलाएगा, और सूर्य का उत्तरी दिशा में लंबवत होना उत्तरायण कहलाएगा। अब आपको बता दूं 21 मार्च से 21 जून तक के सूर्य भूमध्य रेखा से कर्क रेखा की ओर जाएगा, और 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत होगा। और फिर पुनः 21 जून से 23 सितंबर तक यह कर्क रेखा से भूमध्य रेखा की ओर जाएगा, और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर लंबवत होगा। दोस्तों यह श्रृंखला लगातार चलती रहेगी। इसके चलने, लगातार इसके होने तथा पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण ही पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। और ये जो 21 जून है, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के लंबवत होता है, इसी कारण इसे कर्क संक्रांति कहा जाता है। और जब 22 दिसंबर की कंडीशन आती है, इसमें सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, इसी कारण से 22 दिसंबर को मकर संक्रांति मानी जाती है। दोस्तों 22 दिसंबर की स्थिति में आप देख सकते हो कि सूर्य मकर रेखा के लंबवत है। उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश कम पहुंचेगा, इसलिए यहाँ पर शीत ऋतु होगी, और दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश ज्यादा होगा, इसलिए यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होगी। वहीं हम बात कर ले 21 जून की, तो यह कर्क संक्रांति होती है इस दिन, और उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु का मौसम होता है इस दिन, क्योंकि सूर्य उत्तर की ओर होता है, भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर होता है। वहीं दक्षिण गोलार्ध की बात कर ली जाए तो इस 21 जून के दिन शीत ऋतु का मौसम पाया जाता है। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया आपको, 21 मार्च और 23 सितंबर सूर्य भूमध्य रेखा के लंबवत है। विषुव या समदिन कहा जाता है। विषुव मैंने बताया 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। तो इस समय सर्वत्र दिन और रात बराबर होते हैं। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, इसलिए इसे शरद विषुव कहा जाता है। ये याद रखना आपने, उत्तरी गोलार्ध में 23 सितंबर को शरद ऋतु होती है। वही 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है, इसलिए इसे वसंत विषुव कहा जाता है। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु का मौसम होता है, यहाँ पर वसंत ऋतु होती है। और 23 सितंबर को शरद ऋतु का मौसम होता है उत्तरी गोलार्ध में। हम उत्तरी गोलार्ध की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा प्यारा भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आता है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत आता है। तो दोस्तों ये आज क्लास 2 में मैंने थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करी अपनी तरफ से। ये मेरी दूसरी ही ऑनलाइन क्लास थी। मैं धीरे धीरे काफी इम्प्रूवमेंट करूंगा। इसमें आरआरबी से पूछे गए
सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। और कल हम कोशिश करेंगे कि ब्रह्मांड ब्रह्मांड के विषय में पूरी चर्चा कर लेंगे। सौरमंडल क्या है, सूर्य, पृथ्वी और अन्य ग्रहों के विषय में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य जो रेलवे में पूछे गए उन विषयों पर भी चर्चा कर ली जाएगी। दोस्तों, आपको कैसी लगी मेरी क्लास, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आपने अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, इसे लाइक कर दे और दोस्तों में शेयर कर दे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।